हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर के बारे में पढ़ने वाले। पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे आज हम लोग। तो शुरू करते हैं, चलते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये यहाँ पर मिल गया। तो ये देखिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर का पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग को ये पढ़ने से पहले चैप्टर का हल्का फुल्का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जो खुद से पढ़ने में जिन्हें दिक्कत होती है या फिर कभी ब्रेक वगैरह है, तो आराम से आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट, पॉइंट्स टू पॉन्डर का। पहला, current is a scalar. Current is a scalar, although we represent current within an arrow. करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि एक्चुअल में करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। यानी कि करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम लोग उसको कंप्लीटली वेक्टर नहीं कहते। करंट डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसलिए करंट को टेंसर क्वांटिटी हम लोग कहते हैं, लेकिन टेंसर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग करंट को स्केलर कह सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये स्केलर का सारा डेफिनेशन तो फॉलो कर रहा है ना। That current is a scalar also follows from its definition. Okay, the current I through an area of cross section is given by scalar product of two vectors. I को हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस। यहाँ पे J क्या है? J है करंट डेंसिटी, और डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एरिया। ठीक, हम लोग को ये फॉर्मूला जनरली याद होता है। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/A। उसी फॉर्मूले को इसमें I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर करके लिखा है, जहाँ पे J वेक्टर और डेल्टा एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और हम लोग को तो ये मालूम है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते। ओवरऑल इस पॉइंट से हम लोग सीखे क्या कि करंट जो है वो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। करंट का फॉर्मूला होता है J डॉट डेल्टा एस। हम लोग उसको स्केलर क्यों बोले? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, refer to VI curves of resistor and a diode as drawn in the text. डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। रेजिस्टर का VI कर्व हम लोग को मालूम है, जैसा ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन डायोड के केस में थोड़ा अलग हो जाता है। डायोड के केस में कुछ इस टाइप का कर्व बनता है, ऐसा ही कुछ बनता है। A resistor obeys Ohm's law while diode does not. जो रेजिस्टेंस का जो VI कर्व बनता है वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, लेकिन डायोड का आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, द assertion that V is equal to IR is a statement of Ohm's law is not true in case of diode, right? This equation defines resistance and it may be applied to conducting devices whether they obey Ohm's law or not. The Ohm's law asserts that plot of I versus V is linear. Ohm's law तो बस इतना ही कहता है ना कि जो VI का जो कर्व होगा वो लीनियर होगा,
और आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर जो है वो वी के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम लोग को जैसे याद होगा, जो हम लोग वी आई कर्व जो बनाते हैं, इसका जो स्लोप होता है वो आर होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन से आप कंपेयर करके इसको निकाल सकते हैं, राइट। इक्वेशन E इज इक्वल टू रो जे, again rho is resistivity here and J is current intensity, leads to another statement of Ohm's law। देखो यहाँ से एक Ohm's law का एक नया स्टेटमेंट आ रहा है। A conducting material obeys Ohm's law when the resistivity of the material does not depend on magnitude and direction of applied electric field। अगर कभी Ohm's law आगे ऐसा क्वेश्चन आया कि Ohm's law suggests that the resistivity of a material does not depend on the magnitude and direction of applied electric field, जिन्होंने पॉइंट्स टू पॉन्डर नहीं पढ़ा उन्हें तो यही लगता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर को ही ओम्स लॉ कहते हैं। जो मतलब V और I का जो होगा कर्व बनेगा वो लीनियर होगा, उन्हें तो यही पता है। द ओम्स लॉ असर्ट्स दैट द प्लॉट ऑफ I वर्सेस V इज लीनियर। ओम्स लॉ खत्म, बस। लेकिन यहीं पे ओम्स लॉ खत्म नहीं होता, हम लोग को ये इक्वेशन E इज इक्वल टू रो जे, ये इक्वेशन भी ओम्स लॉ का ही है, ये इक्वेशन भी ओम्स लॉ का है। इक्वेशन E इज इक्वल टू रो जे है ना, ये रो है होता है रेजिस्टिविटी और जे होता है करंट डेंसिटी, E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। लीड्स टू अनदर स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, और यहाँ से आपको याद करना है conducting material obeys Ohm's law when the resistivity of material does not depend on magnitude and direction of applied electric field। कोई भी मटेरियल ओम्स लॉ तभी ओबे करेगा जब उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टिविटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ओबे नहीं करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ऑल डन। ये एक नया चीज हम लोग को सीखने मिला है इधर से सभी को। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। होमोजेनस कंडक्टर्स लाइक सिल्वर और सेमीकंडक्टर्स like pure germanium or germanium containing impurities obey Ohm's law within some range of electric field values. If the field becomes too strong, they are departure from Ohm's law in all cases। जो Ohm's law जो होता है ना, वो हमेशा वैलिड नहीं होता, वो एट सम रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही वैलिड होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होते जाएगा, जो मटेरियल जो है वो ओम्स लॉ से थोड़ा अलग होते जाएगा, उनका कर्व थोड़ा डिफरेंट होते जाएगा। ओम्स लॉ कब तक वैलिड है? जब तक ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ये स्ट्रेट लाइन चेंज होता जाएगा, और जब ये स्ट्रेट लाइन चेंज हुआ तो वहां से भी ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। ओम्स लॉ यहीं तक फॉलो होगा, इसके आगे मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम रेंज, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेंज होगा, एट सम रेंज तक जब तक मेंटेन है तब तक वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और जैसे ही उसके रेंज से बाहर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रेंज से बाहर गया, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता, एट सम रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज के लिए ही वैलिड होता है। याद रखना यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? होमोजीनियस कंडक्टर्स की बात की जा रही है। सिल्वर और सेमीकंडक्टर्स
या फिर लाइक जर्मेनियम और जर्मेनियम कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, चाहे कोई भी मटेरियल हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। मोशन of conduction electrons in electric field E is sum of motion due to random collisions and that due to electric field। ठीक है, ये भी एज अ स्टेटमेंट करके आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हम लोग को मालूम है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीज़ों के सम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये दो चीज़ के सम पे डिपेंड करता है। एक, मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन, हम सबको मालूम है जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे से, एंड ये तो होता ही है। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मोशन होता है वो भी, यानी कि जो कंडक्टर के अंदर जो मोशन हो रहा है ना वो दो चीज का सम है। एक रैंडम मोशन के कारण जो मोशन हो रहा है, रैंडम कोलिजन जो हो रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मोशन हो रहा है, वो दोनों का सम होता है। ठीक है, द मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन एवरेजेस टू जीरो, लेकिन अगर जो रैंडम कोलिजन का जो मोशन होता है अगर हम उसका एवरेज निकाले तो उसका एवरेज वैल्यू जीरो ही आता है, उतना कुछ खास आता नहीं। एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके कारण होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, अगर क्वेश्चन पूछा कि मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मोशन किसके किसके कारण होता है अगर पूछा, तो वहां पे दोनों के कारण होता है। मोशन तो रैंडम कोलिजन के कारण भी हो रहा है ना, मोशन तो रैंडम कोलिजन के कारण भी हो रहा है, एंड मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी हो रहा है। मोशन तो दोनों से हो रहा है, लेकिन जो रैंडम कोलिजन के कारण जो मोशन हो रहा है उसका एवरेज जीरो आता है, जिसके कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मोशन होता है बस उससे होता है। अगर सिर्फ मोशन पूछा है तो मोशन तो दोनों के कारण हो रहा है, रैंडम कोलिजन के कारण भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी हो रहा है। लेकिन अगर पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके कारण होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। द रिलेशन J is equal to rho v should be applied to each type of charge carriers separately. In a conducting wire, the total current and a charge density arises from both positive and negative charge. हम लोग को रिलेशन J is equal to rho v याद रखना है, should be applied to each type of charge carrier separately। ये जो रिलेशन रो J is equal to rho v जो रिलेशन है ये हर अलग अलग टाइप के चार्ज कैरियर्स पे अप्लाई हो सकता है अलग अलग, यानी कि पॉजिटिव के लिए अलग अप्लाई होगा, निगेटिव के लिए अलग अप्लाई होगा। तो टोटल करंट एंड चार्ज डेंसिटी अराइजेस फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। जे इसका वैल्यू होता है रो पॉजिटिव वी पॉजिटिव प्लस रो नेगेटिव वी नेगेटिव। रो इज इक्वल टू रो पॉजिटिव प्लस रो नेगेटिव। नाउ इन अ न्यूट्रल वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, rho plus is equal to minus rho negative. Further, V plus tends to 0, which gives
rho is equal to 0, J is equal to rho negative V. Thus the relation J is equal to rho V does not apply to total current charge density. फिर से इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ कहना क्या चाहता है एनसीईआरटी, जो करंट डेंसिटी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए भी होता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर का अगर हम बात करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, बस वैल्यू में चेंज हो जाता है, जितना पॉजिटिव होगा वैल्यू तो उतना ही होगा। लेकिन हम लोग को मालूम है कि जो पॉजिटिव का जो वेलोसिटी होता है, मतलब कोई भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज डज नॉट मूव। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है ना। तो जे का जो अगर यहाँ पे ये 0 हो गया, वी पॉजिटिव अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि जे का वैल्यू क्या हुआ, वो रो नेगेटिव वी हुआ, रो पॉजिटिव के कारण तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जो रिलेशन हम लोग बोलते हैं जे इज इक्वल टू रो बी, वो डज नॉट अप्लाई टू टोटल करंट चार्ज डेंसिटी, वो टोटल करंट चार्ज डेंसिटी पे अप्लाई नहीं होता है ना, वो खाली बस जे इज इक्वल टू रो नेगेटिव वी पे ही अप्लाई होता है। अब अगला बात करते हैं किरचॉफ जॉनसन रूल। हम लोग को मालूम है किरचॉफ साइंटिस्ट जो थे उनका 2 रूल था। ठीक है, एक हम लोग केसीएल के नाम से जानते हैं, एक केवीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को ही हम लोग जॉनसन रूल कहते हैं। किरचॉफ जॉनसन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो पॉइंट है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार, तो हमको तो लगता है बहुत लोगों को ये याद भी हो गया होगा। किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ जॉनसन रूल ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड द आउटगोइंग करंट्स एड अप and are equal to incoming current at junction। हम लोग को मालूम है जो आउटगोइंग करंट जो होता है वो इनकमिंग करंट के बराबर होता है। इसको हम लोग जंक्शन से इक्वेट करते हैं। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा तो उन्हें मालूम होगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अगर I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 जा रहा है, तो जंक्शन पे हम देखेंगे, जंक्शन पे I1 आ रहा है, जंक्शन पे I2 आ रहा है और जंक्शन से I3 जा रहा है, तो यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से ये इक्वेशन कुछ इस टाइप्स का बनता है ना। ये हम लोग पढ़े हुए, इसमें कुछ उतना नई बात नहीं। बेंडिंग, अब देखो यहाँ पे नई बात शुरू हो रही है। बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर does not change the validity of Kirchhoff Johnson rule। अगर ये वायर को हम बेंड कर दे, मान लो कि वायर को हम ऐसे नहीं बना के वायर को हम बेंड कर दिए, तो क्या इससे किरचॉफ करंट लॉ वैलिड नहीं रहेगा? यहाँ पे किरचॉफ जॉनसन रूल वैलिड रहेगा। बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर does not change the validity of Kirchhoff Johnson rule। ठीक है, बेंडिंग और रीओरिएंटिंग वायर जॉनसन रूल पे कोई प्रभाव नहीं डालते। एक बार क्विकली समराइज करते हैं कि मेन कोड हम लोग को यहाँ से क्या क्या निकालना है। पहला पॉइंट से कि करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है I=Z.Δs। करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिर यहाँ से हम लोग को ओम्स लॉ का एक नया स्टेटमेंट को देखने के लिए मिला था। वो स्टेटमेंट कहता है कि कंडक्टिंग मटेरियल ओबे ओम्स लॉ व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल
does not depend on magnitude and direction of applied electric field. कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल ओम्स लॉ को तभी ओबे करेगा जब उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे सिल्वर हो, सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम और जर्मेनियम कंटेनिंग इम्प्योरिटीज वाला हो, वो ओम्स लॉ को एक रेंज तक ही ओबे करता है, एक सम रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही ओबे करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ओम्स लॉ से डिपार्चर होने लगेगा, यानी कि ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि अगर बस हम मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो वो दो के कारण होता है, मोशन रैंडम कोलिजन के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मोशन होता है। लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करें तो वो बस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होता है, क्योंकि जो रैंडम कोलिजन के कारण का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 0 आ जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में देखें, J इज इक्वल टू रो वी, रो है यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को रेजिस्टिविटी, और V वेलोसिटी का बात हो रहा है इधर। ओके, यहाँ पे हम लोग को मालूम है अगर न्यूट्रल वायर है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे, ठीक। एंड V पॉजिटिव का जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, तो जो J होता है वो बस रो नेगेटिव के कारण आता है। तो रो J इज इक्वल टू रो वी जो है हम लोग का रिलेशन जो है, इट इज नॉट अप्लाई टू टोटल करंट चार्ज डेंसिटी। ये टोटल करंट चार्ज डेंसिटी पे अप्लाई नहीं होता है। किर्चॉफ जॉनसन रूल जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, ठीक है। अगर वायर को हम बेंड कर दे या रीओरिएंट कर दे तो इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किर्चॉफ जॉनसन रूल पे, वो तब भी वैलिड रहेगा। खत्म पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे फिर से।